वेलकम टू स्कॉलिफाई एकेडमी। और आज हम फिर आ गए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बच्चों। इस वीडियो में हमने सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं जो भी इस चैप्टर से बनते हैं और आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट के हो, शॉर्ट आंसर टाइप के हो या लॉन्ग आंसर टाइप के। तो बिना किसी देरी के किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले दो छोटी रिक्वेस्ट, आपके ही भले के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बातें। पहला, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। एक भी क्वेश्चन आंसर मिस करोगे तो आप अपने ही नंबर गवा बैठोगे पेपर में। दूसरी छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बच्चों। हम ऐसा ही और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपकी इस बोर्ड एग्जाम की जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। और हम सारे चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे आगे भी। ठीक है बच्चों, तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि हम ऐसा ही कंटेंट और प्रोवाइड करवाते रहें आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू फॉर्मेट की। व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ही स्लोली हम पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। जितने ध्यान से, जितने धीरे धीरे पढ़ोगे उतना ही इसका मीठा फल आपको मिलने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैरिड आउट इन विलेजेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। ये तो हुआ इसका ऑप्शन। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन की, जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है तो इस वीडियो में साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा बच्चों, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ अगर 4 से 5 लाइन पढ़ोगे तो इस चैप्टर में फिर और कुछ रह नहीं जाएगा ना, जो कि आप बिना रिवाइज करे छोड़ोगे। तो मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है बच्चों। वाई डिड मर्चेंट्स मूव प्रोडक्शन फ्रॉम टाउन्स टू विलेज इन द 17 एंड 18 सेंचुरी। आपको पता ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑफ गिल्ड्स इन टाउन, इसलिए ये किया गया था, टाउन से विलेजेस में शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल रखा है हमने। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। विच इन्वेंशन ग्रेटली इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्पिनिंग एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ से एक तुक्का लगाया जा सकता है। स्पिनिंग की बात कर रहा है तो स्पिनिंग जेनी की हम बात करेंगे, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बेसिकली ऐसा इजी क्वेश्चन आंसर्स ना कभी कभी एग्जामिनर्स भी डालते हैं ताकि जो एवरेज से जो बच्चे होते हैं जो कम पढ़ पाते हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए और वो भी पास हो पाए एग्जाम में। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। हु वर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सुपरवाइज इंडियन वीवर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोमाठाज इसका आंसर होने वाला है बच्चों। और आपसे और भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है कि द टर्म गोमाठाज मीन्स, या फिर ऐसे करके कुछ और भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो आपको इस टर्म को बहुत ही क्लेरिफाई तरीके से इसको पढ़ना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, क्योंकि किसी भी टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वाई डिड इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइंस इन द 19th सेंचुरी। चीप मशीन मेड मैनचेस्टर गुड्स। ठीक है, सीधा सा आंसर है, कोई इसमें ट्रिक क्वेश्चन कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। बेसिकली यहाँ जो मैंने आंसर लिखा है वो बहुत ही छोटे और इजी वर्ड्स में मैंने डाला है ताकि आप इसको समझो, अपने मन में थोड़ा इसका एनालाइज करो और फिर अपने वर्ड्स में इसको बना के लिख सको। ये बेसिकली ये क्वेश्चन ना मैं अगर चाहता तो इसको 7 से 8 लाइन का बना सकता था, पर बच्चों आपको भी पता है कि वो ORIT में काउंट होता है, इतनी ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखनी होती हैं। 5 लाइन काफ़ी होती हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में, 4 लाइन भी काफ़ी होती हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। आइए बात करते हैं। वाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट इन ब्रिटेन प्रीफर हैंड लेबर और मशीन्स। उन्होंने मजदूरों से ज़्यादा बेहतर मशीनों को क्यों चुना। नहीं, मशीनों को छोड़ के लेबरों को, जो है मजदूर थे, उनको क्यों चुना, क्योंकि उस टाइम पे बेटा तो बच्चों थोड़ा उल्टा काम था। आजकल मशीनें ज़्यादा आगे हैं इस चीज़ में, और पहले लेबर ज़्यादा आगे थी इस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे मशीनें काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर्ड हैंड लेबर बिकॉज लेबर वॉज चीप एंड ईजिली अवेलेबल। Machines required high investment and were costly to maintain, while hand labor suited seasonal industries.
जिस भी काइंड की इंडस्ट्री हो, वहाँ के जितना बेहतर काम एक मजदूर कर सकता है, उतना बेहतर काम एक मशीन नहीं कर सकती थी। बेसिकली यही इसमें बताया गया है। मशीन्स का ऐसे था कि उस टाइम टेक्नोलॉजी थी नहीं, अगर कोई पार्ट टूट गया है या फिर मशीन ख़राब हो गई है, तो इतना ज़्यादा मॉडर्न ज़माना उस टाइम पे था नहीं कि ईज़िली रिपेयर हो सके वो। इसलिए लोग जो आदमी जो मज़दूरी करते थे, उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड इंडियन व्यूवर्स फेस अंडर कंपनी रूल्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स के अंदर क्या जो उनको प्रॉब्लम्स थी वो थी। छोटी सी 2 ही लाइन्स का डाला है बच्चों मैंने। ये काफ़ी ईज़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कभी-कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, किस्मत अच्छी हो तो। इंडियन व्यूवर्स वर फोर्स्ड टू सेल ओनली टू द कंपनी। कंपनी के बाहर किसी को नहीं बेच सकते थे अपना माल। रिसीव्ड लो प्राइजेज़, वर टाइड थ्रू लोन्स एंड वर ऑफ्टन हरेस्ड बाय गोमाठास, जो कि हमने बात की है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता था कंपनी की देख-रेख के लिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ डिड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प इन एक्सपेंडिंग मार्केट्स? एडवर्टाइजमेंट्स उस टाइम में भी होते थे बच्चों। एडवर्टाइजमेंट की भूमिका क्या थी, क्या इंपॉर्टेंस थी, वही बोला गया है। आप इसको ना थोड़ा बड़ा करके लिखना है आंसर को। मैंने तो सिर्फ कंटेंट दिया है ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओ, इसलिए। वरना अगर मैं चाहता तो इसको 8 से 10 लाइन का बना देता तो वीडियो आधा घंटा का भी चला जाता बच्चों। तो इसीलिए मैंने ये नहीं डाला है, सिर्फ कंटेंट डाला है। ईज़िली 2 लाइन अगर कोई बच्चा ऐसे है कि उसको समझ नहीं आता है, वो जैसे कि कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को रटना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, वो बार-बार पढ़ते हैं और रट लेते हैं और फिर पेपर में लिखते हैं, तो उन बच्चों का भी मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, इसीलिए मैंने ये सिर्फ़ 2 लाइनें डाली हैं। Advertisement created demand by making products appear desirable using religious images and nationalist message to influence buyers। जैसे कि बच्चों आजकल भी आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केटिंग की जाती है, स्वदेशी प्रोडक्ट है ये, या फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल फीलिंग उसमें डाली जाती है कि ये भारत माता से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदें। तो यही उस टाइम में भी जो सोच थी वो लोगों की थी, और वो इसी टैक्टिक का यूज़ करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें। उनकी जो प्रोडक्ट है वो हाईली डिमांडेबल रहे मार्केट में। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप की। 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कंटेंट इतना ही काफ़ी है, और थोड़ा-थोड़ा अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ, अगर टाइम ज़्यादा रहेगा आपके पास एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 5 नंबर मतलब आपको खुली छूट दी जाती है। अगर आप एक पेज में भी कवर करते हो तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको ये कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, ये डालना ही डालना है उस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द लाइवलीहुड्स, मतलब लाइवलीहुड्स, यहाँ पे लाइवलीहुड डाल देना बच्चों, जो रहन सहन होता है वो, ऑफ वर्कर्स इन ब्रिटेन। जो वर्कर थे ब्रिटेन में, उनकी जो डेली लाइफ थी वो कैसे इम्पैक्ट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ओवर क्राउडेड सिटीज, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेज एंड द पुअर लिविंग कंडीशन। वर्कर्स often faced unemployment due to seasonal work and opposed machines that threatened their livelihoods. Many lived in shelters and suffered poverty despite industrial growth. बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, अगर आप देखो ओवरऑल बुरी हालत इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जो किसान या फिर जो भी लेबर थे, जो चीप लेबर थी, उनको सीजनली काम मिलता था। 6 महीने काम मिल गया, 6 महीने काम नहीं मिला, तो वो 6 महीने में क्या करेंगे? तो एक तो ये समस्या थी। दूसरी बात, उनके पास घर नहीं थे, तनख्वाह कम थी, साथ ही साथ में उन्हें मशीनों से भी लड़ना पड़ रहा था कि कैसे मशीनों से बेटर हम हैं, हमें ज़्यादा नौकरी दी जानी चाहिए मशीनों की जगह, क्योंकि अगर एक मशीन कहीं लगती है तो 10 आदमियों को काम वो खा जाती है। तो उन्हें इस चीज़ से भी साथ ही साथ फाइट करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपकी 5 नंबर पूछे जाने वाला है। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस यहाँ पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कि कैसे जो भारतीय के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी ग्रोथ कैसे हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, या फिर इंडस्ट्रीज भी पूछ लेगा आपसे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश फैक्ट्रीज फोकस्ड ऑन war production, reducing import into India. In Indian industries expanded to meet domestic and war needs.
न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गेन कंट्रोल ओवर द होम मार्केट। बच्चों बात ये हुई थी, जैसे ही वॉर होता है तो वॉर में जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ हो, चाहिए वो खाने पाने की डिमांड हो या जैसे कि जो पैकेट फूड आता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वॉर में वही फूड चलता है। साथ ही साथ में जो वॉर से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, वेपन्स वगैरह हो गई, व्हीकल्स वगैरह हो गई, तो ऐसे करके ना सारी डिमांड बढ़ गई थी। उस टाइम पे वॉर चल रहा था, इसलिए इंडिया में इंपोर्ट्स भी कम हुए, मतलब बाहर की जो चीज़ें थी वो कम आई, मतलब सारी जो चीज़ें बनी वो अपने इंडिया के अंदर ही बनी और इंडिया के अंदर ही यूज़ में ली गई और बाहर से चीज़ें बंद हो गई थी। तो इसलिए अपने आप मौका मिल गया, तो इसलिए कंपनीज़ ने अच्छी ग्रोथ की उस टाइम पे और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और अपना डेवलपमेंट किया। चलो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है बच्चों, और आराम से हंसी खुशी आपको पेपर दे के आना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको ऐसे कंटेंट और प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एंजॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच बच्चों।